हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप अच्छे से होंगे। ये वीडियो लेक्चर जो है ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी अपकमिंग मंथ में जा रहे हैं बोर्ड एग्ज़ाम देने के लिए, यानी कि 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, ये वीडियो लेक्चर इसलिए बनाया गया है क्योंकि जो पैटर्न पूछा जाएगा आपको एग्ज़ाम में, वो पैटर्न 2020 ऑनवर्ड से जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे वो पैटर्न जो है वो थोड़ा चेंज हो गया है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस एग्जामिनेशन। जो 2019 तक के एग्जामिनेशन होते थे उनसे ये पैटर्न थोड़ा डिफरेंट हुआ है अभी। ठीक है, तो इसमें आपको क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो पेपर जो है वो 70 मार्क्स से आपको पूछा जाएगा, 70 मार्क्स का पेपर। उस 70 मार्क्स पेपर के लिए आपको टाइमिंग दिया जाएगा 3 आवर्स। ठीक है, आपका जो पेपर है वो 4 सेक्शंस में होगा, चाहे वो फिजिक्स का पेपर होगा, केमिस्ट्री का पेपर होगा या आपके बायोलॉजी का पेपर होगा, तीनों के लिए पैटर्न सेम रहेगा। टोटल आपके 100 मार्क्स का पेपर रहता है एक सेक्शन का, यानी कि एक सब्जेक्ट का 100 मार्क्स का पेपर रहता है। उसमें 70 आपके थ्योरी होते हैं और 30 जो है वो आपके प्रैक्टिकल्स प्लस इंटरनल असेसमेंट होते हैं जो आपके कॉलेज वालों के हाथ में होते हैं। ठीक है, तो 70 मार्क्स के लिए आपको बोर्ड एग्जाम में अपेयर होना पड़ता है। ये 70 मार्क्स का अगर बायोलॉजी पेपर होगा या फिजिक्स या केमिस्ट्री पेपर होगा तो इसमें आपको सेक्शन वाइज पूछे जाएंगे। तो इसमें आपको टोटल 4 सेक्शंस होंगे, टोटल 4 सेक्शंस होंगे, सेक्शन ए से लेकर सेक्शन डी तक। तो आपको क्या करना है, सेक्शन ए जो आपका रहेगा वो आपके 2 क्वेश्चंस उसमें आपके 2 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको सिर्फ एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, 10 एमसीक्यू पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 10 तक, यानी कि 10 एमसीक्यूज आपको 10 में से 10 एमसीक्यूज करने हैं। तो हर एक एमसीक्यू का 1 मार्क्स रहेगा, तो आपके टोटल इस क्वेश्चन के लिए 10 मार्क्स होंगे। ठीक है, ये आपके 10 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, हर एक क्वेश्चन में 1-1 मार्क्स रहेगा। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 2 मिलेगा देखने के लिए, इसी सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 8 पार्ट्स मिलेंगे। ठीक है, लेकिन ये जो है पैटर्न ये होगा वेरी शॉर्ट आंसर, जिसको हम बोलते हैं वन वर्ड या वन सेंटेंस, ज़्यादा से ज़्यादा इतना होगा, 1 सेंटेंस में आपको आंसर करना है। तो इसमें आपको 8 पार्ट्स पूछे जाएंगे, 8 के 8 में ही आपको आंसर करना है। तो हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स रहेगा, तो आपके 8 क्वेश्चंस के लिए बनेंगे 8 मार्क्स। इसमें भी कोई चॉइस नहीं है, आपको कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, एमसीक्यूज में भी कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, कोई पैरेलल चॉइस नहीं होगी वहाँ पे। तो आपको सबके सब क्वेश्चन करके आना है और इक्वल मार्क्स कैरी करते हैं ये सब पार्ट्स। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा सेक्शन बी। सेक्शन बी ये है 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन। जितने भी इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन सब क्वेश्चंस के हर एक क्वेश्चन का रहेगा 2-2 मार्क्स। तो इसमें आपको टोटल 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक। ठीक है, ये आपके 12 क्वेश्चन आएंगे। तो 12 में से सिर्फ आपको यहाँ पे चॉइस होगी, आपको सिर्फ 8 का आंसर करना है। ठीक है, तो 8 का आपको आंसर करना है, हर एक क्वेश्चन में आपको मिलेंगे 2-2 मार्क्स, तो ये आपके बनते हैं 16 मार्क्स। ठीक है, तो ये शॉर्ट आंसर जो है ये थोड़ा सा बड़ा होगा एज कम्पेयर टू वेरी शॉर्ट आंसर। वेरी शॉर्ट आंसर अगर 1 वर्ड 2 वर्ड्स या 3 या 5 वर्ड्स में होगा तो ये 2, 3 या 4 लाइन्स में आपको आंसर करना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कैसे उसने पूछा है। इसके बाद है आपका सेक्शन सी में जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सब क्वेश्चंस के यानी कि जितने भी क्वेश्चन होंगे हर एक क्वेश्चंस के 3-3 मार्क्स होंगे। तो इसमें आपको 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सेम एज दैट ऑफ सेक्शन बी। यहाँ पे भी 12 क्वेश्चन थे, यहाँ पे भी 12 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर क्वेश्चन नंबर 26 तक ये 12 क्वेश्चन आते हैं आपके, लेकिन 12 में से सिर्फ आपको यहाँ पे भी चॉइस है, आपको सिर्फ 8 क्वेश्चन का आंसर देना है। 4 को छोड़ के कहीं भी 8 सेलेक्ट करो, ये आपकी चॉइस है। तो हर एक क्वेश्चन में आपको मिलेंगे 3 मार्क्स, तो ये आपके बनेंगे इस सेक्शन के टोटल 24 मार्क्स। ठीक है, इसके बाद है सेक्शन डी में आपको मिलेगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन अगर ये आपने एक क्वेश्चन 1 पेज पे लिखा है तो लॉन्ग आंसर आपको लिखने हैं 1 पेज पे, 2 पेज पे 1 क्वेश्चन आपको कम से कम आना चाहिए। तो वो डिपेंड करता है क्वेश्चन का नेचर कैसा है, क्वेश्चन में कौन से पार्ट्स पूछे गए हैं, तो वो डिपेंड करता है आपकी क्वेश्चन की लेंथ पे। तो ये क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर 31 तक, यानी कि टोटल आपके पास 5 क्वेश्चन होंगे सेक्शन डी में। तो 5 में से आपको आंसर करना है ओनली 3। तो यहाँ पे भी आपको चॉइस है 2 क्वेश्चन छोड़ने का, तो यहाँ पे आपको चॉइस है 4 क्वेश्चन छोड़ने का, यहाँ पे भी आपको चॉइस है 4 क्वेश्चन छोड़ने का। तो ये चॉइस आपकी है, आप कौन से 4 क्वेश्चन जो है वहाँ पे 3 क्वेश्चन यहाँ पे लॉन्ग आंसर के लिए सिलेक्ट करोगे। तो इस तरह से हर एक क्वेश्चन के आपके होंगे, आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन करने हैं, हर एक क्वेश्चन के आपके 4 मार्क्स होंगे, तो ये बनते हैं आपके 12 मार्क्स। तो आपके ये टोटल मार्क्स 10, 8, 16, 24 और 12, तो ये आपके टोटल 70 मार्क्स बने। इसके लिए उन्होंने टाइम रखा है 3 आवर्स।
तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, जो आपको यहाँ पे जानना है, सबसे पहली तैयारी करनी है, इसके लिए आपको जो ये टाइम है 3 आवर्स, इसको आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे? ये इसको आप प्रैक्टिस करोगे घर में ही, एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले ही, कि कैसे टाइम आपको अरेंज करना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको पेपर में सब क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब आते हैं, उनको उनके आंसर्स आते हैं, याद करके जाते हैं वो, तो लेकिन वो वहाँ पे अटेम्प्ट कर नहीं पाते। क्यों नहीं अटेम्प्ट कर पाते? क्योंकि उनको टाइम का वहाँ पे बहुत ही कमी होती है, टाइम उनको वहाँ पे नहीं मिल पाता। क्यों नहीं मिलता है उनको टाइम, मैं आपको अभी बताऊँगा आपको वो कैसे आपका पेपर जो है करते हैं। तो टाइम ड्यूरेशन के लिए आपको क्या करना है, आपको एग्जाम से पहले, जब आप एग्जाम में जाओगे उससे पहले आपको एक वॉच रेडी रखनी है। ऐसा नहीं है कि कोई बोलेगा मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन है, मेरे पास बहुत बड़ा फ़ोन है, 20,000 का फ़ोन है, मैं लेके जाऊंगा एग्जाम हॉल में, वहाँ पे मुझे अलाउ करेंगे टाइमिंग देखने के लिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। या एग्जाम हॉल में वॉच होगी, वहाँ पर वॉच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आप अपने लिए अपने साथ एक छोटी सी वॉच ले लो, ज़्यादा नहीं लेनी है महंगी, 30-40 रुपए की वॉच लानी है, जो आपको एग्जामिनेशन ड्यूरेशन में कम आएगा। तो वॉच लेनी है, पर्टिकुलर टाइमिंग के साथ एग्जाम में जाना है, तो एग्जाम वहाँ पे प्रॉपरली आपको वहाँ पे कंज्यूम करना है। देखो आपके टोटल कितने सेक्शंस है, 1, 2, 3 एंड 4 सेक्शंस। आपके पास टोटल 3 घंटे हैं। 3 घंटे के कितने मिनट्स हो गए? 180 मिनट्स। 180 मिनट आपको 4 सेक्शंस में डिवाइड करने हैं। ठीक है, 4 सेक्शंस में आपको डिवाइड करने हैं। तो ये आएगा आपको नियर अबाउट 45 मिनट्स टू ईच सेक्शन। हर एक सेक्शन को आपको 45 मिनट आएंगे, यानी कि 45 मिनट्स इसका टाइम रहेगा, 45 मिनट्स इसका टाइम रहेगा। आपको 45 मिनट्स में आपको ये सेक्शन करना है और 45 मिनट्स में आपको सेक्शन जी करना है। फिर आप देखेंगे कि 45 मिनट्स में आपको क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 करना है। ठीक है, तो 45 आप डिवाइड करोगे 2 में क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आपको कितना टाइम मिलेगा? नियर अबाउट 22 मिनट, 22 मिनट्स। ईच क्वेश्चन के लिए आपको 22 मिनट्स मिलेंगे। तो 22 मिनट्स यहाँ पे डिवाइड करो 10 में, तो आपको हर एक एमसीक्यू के लिए तकरीबन 2 मिनट्स मिलेंगे, 2 से 2.5 मिनट मिलेंगे। 10 ही एमसीक्यू है लेकिन आपको 22 मिनट हैं। तो एमसीक्यूज जैसे ही आप अटेंड करोगे एमसीक्यूज, तो हर एक एमसीक्यू लिए 1 एमसीक्यू के लिए आपके पास जो टाइम मिलेगा दैट इज द 2 पॉइंट समथिंग सेकेंड्स, 2 मिनट्स, 2 मिनट्स। ठीक है, कि 22 मिनट है, 22 का ये 10 में डिवाइड कर लो तो नियर अबाउट 2 मिनट्स आएंगे यहाँ पे। इस तरह से आपको 2 मिनट नहीं लगे। जो एमसीक्यू आपको आते हैं अच्छे से, उनको आप देखने से ही अपना आंसर करोगे, टिक करोगे वहाँ पे। और एमसीक्यू लिखना कैसा है वहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 कैसे लिखना है? क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर फर्स्ट, इसका आंसर आता है फॉर एग्जांपल ए, या इसका आंसर आता है सी। तो मैं लिखूंगा इसका आंसर है सी, लेकिन सी क्या है वो आपको लिखना है। वो सी वर्ड क्या दिया है? फॉर एग्जांपल सी वर्ड है oogenesis। ये इस तरह से आपको आंसर करना है। तो कैसे लिखोगे? ऊपर आपको सेक्शन भी मेंशन करना है। दिस इज योर सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 1, इसका आंसर जो है दैट इज द सी, दैट इज योर oogenesis। फॉर एग्जाम्पल इसने क्वेश्चन में लिखा होगा विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेल गेमेट। इसमें ऑप्शन है स्पर्मेटोजेनेसिस, इसमें ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है पार्चुरेशन, तीसरा ऑप्शन है इसमें oogenesis, फोर्थ ऑप्शन है इसमें लैक्टेशन। तो आपको मालूम है कि फीमेल की गैमेट बनने को हम बोलते हैं oogenesis। तो आपका आंसर आना चाहिए सी। ऐसा नहीं लिखना है कि क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है, इसका आंसर आएगा सी। नहीं, ये आपको वहाँ पे रॉन्ग कंसिडर किया जाएगा। सी पार्ट क्या है उसके आगे आपको लिखना पड़ेगा कि सी है oogenesis। तो इसको आपको ये लिखना है। कुछ लोग ऐसे लिखते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका पार्ट है सी, सी को मैंने टिक मारा। टिक मारना नहीं है, वहाँ पे लिखना है सी का ऑप्शन आगे क्या है। तो ये आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा, आपको ऐसा वहाँ पे कंसिडर किया जाएगा और उसको प्रॉपरली 1 मार्क्स मिलेगा। और एमसीक्यू जब आप सॉल्व करोगे तो उसमें यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, ए, बी, सी एंड डी। पहले आपने क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 1 इसका है फर्स्ट पार्ट का आता है बी आंसर। ठीक है, बी आपने लिखा फॉर एग्जांपल स्पर्मेटोजेनेसिस। आप कंफ्यूज हो गए, स्पर्मेटोजेनेसिस।
फिर आपको ध्यान में आया नहीं स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होता है, ये रहता है ये रहता है oogenesis। तो फिर आप इसको चेंज करोगे, फिर आप लिखोगे इसी क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है, इसका आंसर सी है, दैट इज द oogenesis। जो आपने पहले लिखा है वो है स्पर्मेटोजेनेसिस, दूसरा है oogenesis। फिर आप इसको क्रॉस मारते हो ऐसे, क्लियर। लेकिन आपका वहां पे कंसिडर किया जाएगा जो आपने पहले लिखा होगा, जो आपने एमसीक्यूज में पहले प्रेफर किया होगा, आपको वही कंसिडर किया होगा, चाहे वो रॉन्ग होगा चाहे वो राइट होगा। इसलिए ध्यान रखना है जब भी आप एमसीक्यूज का आंसर सेलेक्ट करोगे वहां पे, तो आपको ध्यान से सेलेक्ट करना है कि आपके पास 2 मिनट्स हैं। अगर 30 सेकेंड्स आपको सोचने में लगेंगे, क्वेश्चन रीड करने में होंगे, तो आगे 1.5 मिनट जो है उसमें आप डिसाइड कर सकते हो आपका आंसर क्या होगा। इसलिए ध्यान से यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर आपको आंसर मालूम नहीं है पहले सोचो, और जो आपका अपना फाइनल आंसर बनाओगे वो आपको पहले लिखना है। बाद में जो आप सेकंड पोजीशन पे लिखोगे, भले आप सेकंड पोजीशन पे यानी कि सेकंड पे राइट आंसर लिखोगे, लेकिन वो आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा वहां पे। इवैल्यूएटर वो इसको कंसिडर नहीं करेगा, इवैल्यूएटर हमेशा कंसिडर करता है फर्स्ट आंसर एमसीक्यूज में। इसीलिए ध्यान रखना, आंसर लिख के फिर उसको काटना नहीं है इसमें, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके, तो ऐसे लिखना है पहले ऑप्शन पे। नंबर 1 ये हो गया था एमसीक्यूज का, ठीक है। एमसीक्यूज आपके 10 पूछे जाएंगे, 10 के 10 ही करने हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। तो फॉर एग्जांपल आपको एक साथ क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इसके क्वेश्चंस नहीं आते हैं, क्लियर। ये फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे आपको 5 आते हैं। 1 क्वेश्चन नंबर 1 के आपने फर्स्ट पार्ट किया, क्वेश्चन नंबर 1 का आपने फर्स्ट पार्ट भी किया, सेकेंड पार्ट भी किया, थर्ड पार्ट भी आपने किया, फोर्थ पार्ट भी आपने किया, फिफ्थ पार्ट भी आपने किया। अब 6th 7th 8th 9th 10th जो पार्ट से बाकी इसमें आपको डाउट लगता है, तो आप बोल रहे हो मैं उन पे सोचना बंद करूंगा, मैं दूसरे क्वेश्चन पे आऊंगा। आप कर सकते हो ऐसा, दूसरे क्वेश्चन पे आ सकते हो, लेकिन आपको दूसरे क्वेश्चन जब आप स्टार्ट करोगे वहां पे आपको लिखना है सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1। तो ऐसे आपको अंडरलाइन करना है और नीचे इसका लिखना है आंसर। यही इसका आंसर क्या होगा। फॉर एग्जांपल उसने लिखा होगा डिफाइन स्पर्मेटोजेनेसिस या सिंपली डिफाइन गैमेटोजेनेसिस। क्वेश्चन होगा डिफाइन गैमेटोजेनेसिस। अगर इसने क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस डिफाइन करो। तो जब आप आंसर बनाओगे तो हमेशा आंसर जो है वो इसमें हेडिंग लिखो, ये 1 वर्ड सब्सटेंस होगा, ठीक है। आपको लिखना है गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है। जब आप गैमेटोजेनेसिस लिखोगे तो आपको डायरेक्ट गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट नहीं करना है, आपको पहले अंडरलाइन करना है गैमेटोजेनेसिस, फिर आपको लिखना है इसकी डेफिनेशन क्या है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स बोथ मेल एज वेल एज फीमेल गैमीट्स, एग इन द फीमेल बॉडी एंड स्पर्म इन द मेल्स बॉडी। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। हो गया आपको 1 मार्क्स, क्योंकि यहाँ पे इसने सिर्फ लिखा है 1 ही मार्क्स वेटेज है। अगर आपको ऐसे डेफिनेशन पूछी गई है डिफाइन गैमेटोजेनेसिस, आपको यहाँ पे मैकेनिज्म नहीं बनाना है, आपको यहाँ पे डायग्राम नहीं बनानी है, आपको यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। हाँ, क्वेश्चन का नेचर देखना है कि क्वेश्चन कितने वेटेज का है, क्वेश्चन में मार्क्स कितने हैं, वो हिसाब से आपको आंसर भी करना है। अगर 1 मार्क्स का पूछा गया है 2-3 लाइन्स में आपको आंसर करना है। अगर इसमें 1 वर्ड सब्सटेंस पूछा है, फॉर एग्जाम्पल इसने पूछा है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द मेल गैमीट्स इज नोन एज डैश डैश, आपको ये लिखना है, इसमें ऑप्शन नहीं है, आपको ये खुद लिखना है इज नोन एज द स्पर्मेटोजेनेसिस। ओनली स्पर्मेटोजेनेसिस लिखने से आपको 1 मार्क्स मिलेगा। तो यहाँ पे आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, जैसा इसने क्वेश्चन पूछा वैसे आपको आंसर करना है, और जो हिसाब से उसने वेटिंग दिया है मार्क्स वेटेज, तो वो वेटेज के हिसाब से आपको आंसर भी करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 आपका, ठीक है। आपको ऐसे शॉर्ट आंसर टाइप, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 8 पूछे जाएंगे, 8 के 8 ही करने हैं। फिर आप चाहेंगे कि मुझे इसमें आते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने अभी 5-7 क्वेश्चन भी किए। क्वेश्चन नंबर 2 के मैंने पार्ट नंबर 1 से पार्ट नंबर 5 किए। अब कितने पार्ट रह गए? 3 पार्ट्स पेंडिंग रह गए, 1, 2 और 3 पार्ट्स इसमें पेंडिंग रह गए। ये 3 पार्ट्स आपको नहीं आते हैं या इनके लिए आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। इनको आप पेंडिंग रखते हो। फिर आप चाहेंगे कि मैं क्वेश्चन नंबर 3 करूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। इस तरह से आप फिर यहाँ पे 3 मार्क्स के क्वेश्चन सेक्शन 2 क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 14, इसमें आपको 12 क्वेश्चन दिए हैं। 12 में से आपको 8 चूज करने हैं। पहले आप एक एक करके क्वेश्चन पढ़ोगे, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हैं तो वो आप चूज करोगे, उन पे आप थोड़ा सा डाउट रखोगे, ये भी आता है मुझे, ये भी आता है, ये भी आता है, और उनको आप एक एक करके सिलेक्ट करोगे, ठीक है। तो जैसे इसने क्वेश्चन पूछा है 2 मार्क्स का, फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूँगा कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं।
वहां पे इसने क्वेश्चन लिखा है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन, इसको मैं रब करता हूं पहले। इसने लिखा है क्वेश्चन नंबर 3, शॉर्ट नोट ऑन फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में के लिए आपको शॉर्ट नोट लिखना है, इसके 2 मार्क्स हैं। तो 2 मार्क्स के लिए आप क्या करोगे, सिंपली आपको लिखना है फैलोपियन ट्यूब में कुछ पॉइंट्स। देखो, अगर इसमें आपको मार्क्स मतलब बढ़ाने हैं, इवैल्यूएटर को आपको मजबूर करना है कि मार्क्स देना चाहिए वो, तो आपको आना चाहिए फैलोपियन ट्यूब का डायग्राम। भले ही इसने डायग्राम नहीं पूछा है, लेकिन आपको टाइम कंज्यूम करना है। वहाँ पे आपको बराबर यहाँ पे मिलते हैं 45 मिनट्स एक क्वेश्चन के। इसमें आपको 8 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। जब आप 45 मिनट्स 8 क्वेश्चन में डिवाइड करोगे तो ये भी आपका नियर अबाउट बनेगा तकरीबन 5 मिनट एक क्वेश्चन के, ठीक है। 5 से 5.5 मिनट एक क्वेश्चन के। तो 5 मिनट में आप लिख सकते हो आराम से। फैलोपियन ट्यूब 2 मार्क्स से लिखना है। फैलोपियन ट्यूब की पहले डेफिनेशन लिखनी है आपको पहले पॉइंट में, और हमेशा जब आंसर लिखोगे तो वो पॉइंट्स में लिखो, चाहे आप पॉइंट्स में ऐसे लिखो, 1 2 लिखो, ए बी लिखो, चलेगा, ठीक है। पॉइंट्स में आंसर लिखने से क्या बेनिफिट है आपका, जो आपका इवैल्यूएटर है, एग्जामिनेटर है, उसको पेपर इवैल्यूएट करने में इजी हो जाएगा, क्योंकि उसको सिर्फ 1 या 2 पेपर चेक नहीं करने, उसको हज़ारों में पेपर चेक करने पड़ते हैं। तो इसीलिए अगर आप अच्छे से लिखोगे, विथ डिसिप्लिन लिखोगे, प्रॉपर मैनर से लिखोगे, पॉइंट्स में लिखोगे, तो उसके लिए काम ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट्स में पहले आपको लिखोगे, डेफिनेशन लिखना है आपको, फिर आपको लिखना है डेफिनेशन में इसका थोड़ा सा फंक्शन लिखोगे आप, इसका काम क्या है। इसका काम ये है कि ये फैलोपियन ट्यूब यहाँ पे क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब किसको हम बोलते हैं, दिस इज द फीमेल पार्ट, ठीक है। फैलोपियन जिसको हम बोलते हैं ओविडक्ट। ओविडक्ट में क्या होता है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। इसमें एक साइड होता है एम्प्यूला, एम्प्यूला में फर्टिलाइजेशन होती है। तो इतने पॉइंट्स अगर आप लिखोगे, दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो इसका रोल है फर्टिलाइजेशन। इसके बाद आपको छोटी सी डायग्राम आपको बनानी पड़ेगी। ऐसे अगर आप एक स्मॉलेस्ट डायग्राम बनाओगे तो, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब दिखाने के लिए ये आपको दिखाना होगा फैलोपियन ट्यूब। इनका नंबर जो होता है अपीयर, दिस इज द फर्स्ट फैलोपियन ट्यूब, दिस इज द सेकंड फैलोपियन ट्यूब। तो ऐसे आप दिखाओगे। इसका पार्ट जो है इसको हम बोलते हैं इस्थमस, ठीक है, इस्थमस, इसको हम बोलते हैं एम्प्यूला, ठीक है। ये पूरा जो है ये आपका फैलोपियन ट्यूब कहलाता है। तो सिर्फ लेवल 2-3 पार्ट्स लिखने हैं, तो आपका जो एग्जामिनर देखेगा वहाँ पे उसको लगेगा हाँ बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। एक तो इसने डेफिनेशन में भी लिखा है फैलोपियन ट्यूब क्या होता है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट है, और दूसरा इसने डायग्रामेटिकली भी शो किया है। भले ही उसने नहीं पूछा है क्वेश्चन में डायग्राम बनाओ इसके लिए, लेकिन आपने फिर भी बनाया, कोशिश की आपने डायग्राम बनाने के लिए। तो वहाँ पे एग्जामिनर के दिमाग में आएगा कि डेफिनेशन का 1 मार्क्स होगा और 1 मार्क्स आपका डायग्राम पूछा, 1 मार्क्स आपके डायग्राम को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको प्रॉपरली 2 मार्क्स, फुल 2 मार्क्स आने की चांसेस हैं। इसलिए बायोलॉजी में आपको ये बेनिफिट है, अगर किसी क्वेश्चन में उसने नहीं पूछा है डायग्राम, लेकिन आपको डायग्राम आती है बनाना, उस क्वेश्चन में डायग्राम है, उसने वो क्वेश्चन पूछा है एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन फिर भी उसको डायग्राम बनाओ और डायग्राम पे जो पॉइंट्स है वो एक्सप्लेन करो, तो आपके मार्क्स बढ़ने के चांसेस हैं, ठीक है। कोशिश करना डायग्राम बनाने की हर एक क्वेश्चन की। भले ही उसने क्वेश्चन पूछा है डायग्राम ड्रा करो और लेबल करो इसके पार्ट्स, वही बना। लेकिन अगर उसने कभी क्वेश्चन नहीं पूछा है डायग्राम्स का, लेकिन फॉर एग्जांपल, लेकिन उस क्वेश्चन में डायग्राम्स आते हैं, उसको डायग्राम बनाओ आप, ठीक है, ऐसा कोई इशू नहीं है। इसके बाद आपको आना है इस तरह से, यहाँ पे सेक्शन बी भी हो गया। सेक्शन सी में आपको 45 मिनट्स मिलेंगे 8 क्वेश्चंस के लिए। तो हर एक क्वेश्चन में नियर अबाउट 5.5-6.5 मिनट में आपको मिलेंगे। 5 मिनट में आपको एक क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करना है। तो ये था सेक्शन, क्वेश्चन नंबर 3 ये था फॉर एग्जांपल सेक्शन बी। फिर आपको ध्यान आता है कि जो मेरे को रह गए थे सेक्शन ए में से क्वेश्चन, ठीक है, आपने यहाँ पे सिर्फ 5 ही किए थे, 5 रह गए थे, आप वो और यहाँ पे करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे सेक्शन मेंशन करना है। सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 6 या पार्ट नंबर 7, इसका आंसर है डी को क्या आंसर वो आपको लिखना है, ठीक है। लेकिन बीच में जो भी आप क्वेश्चन डालोगे तो आपको सेक्शन मेंशन जरूर करना है। सेक्शन के साथ क्वेश्चन नंबर मेंशन करना है, क्वेश्चन नंबर के साथ आपको पार्ट नंबर भी मेंशन करना है, तब जाके आपको अपना आंसर करना है। समझ आ गया बेटा आपको, क्लियर। तो इस तरह से फिर आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे, सेक्शन सी पे।
सेक्शन सी में भी आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर क्वेश्चन नंबर 26 तक, यानी कि टोटल आपको सिर्फ 8 क्वेश्चन का आंसर करना है। लेकिन ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा लंबा होना चाहिए एज कम्पेयर टू 2 मार्क्स क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वहाँ पे 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म। आपको ह्यूमन स्पर्म का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना है। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ये इसमें 2 पार्ट्स हैं। आप एक तो आपको स्ट्रक्चर मीन्स आपको डायग्राम बनानी है। अगर ऐसे क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ फलानी, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ दिस, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ दैट, तो जब ऐसे क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन एंड स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर मीन्स एक उसका डायग्राम बनाना है आपको, और एक्सप्लेन मीन्स इसके पॉइंट्स आपको लिखने हैं। समझ आ गया आपको? डायग्राम में क्या करोगे आप? डायग्राम में आप सिंपली डायग्राम बनाओगे, ये ह्यूमन स्पर्म है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो फिर आप पॉइंट्स में लिखोगे 2-3 पॉइंट्स। तो यहाँ पे ही अगर आप 3 पॉइंट्स लिखेंगे तो हर 4 पॉइंट्स लिखेंगे, हर एक पॉइंट का आधा मार्क्स होगा। तो 4 पॉइंट्स के लिए 2 मार्क्स मिलेंगे आपको, और डायग्राम को आपको 1 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो जैसे ही आप ये क्वेश्चन पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हो, पार्ट्स में डिसाइड करते हो, पार्ट्स में इसकी बाइफिकेशन करते हो, तो यहाँ पे ही आपकी मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है। तो स्ट्रक्चर आपने बनाया अच्छे से, इसका 1 मार्क्स होगा। सिर्फ आपको स्ट्रक्चर नहीं बनाना है, इसको यहाँ पे लेबल करने हैं पार्ट्स। ये है हेड, दिस इज नेक, दिस इज टेल, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, यहाँ पे न्यूक्लियस रहता है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म होता है, इसको बोलते हैं एक्रोसोम वगैरह। फिर जो आप लेबल पार्ट्स में लिखोगे, लेबल पार्ट्स में बनाओगे, वही आपको पॉइंट्स में लिखना है। द स्पर्म क्या है? स्पर्म इज द मेल गैमेट, ठीक है। तो इसके कितने पार्ट्स है? इट इज डिवाइडेड इनटू स्ट्रक्चर, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, हेड, नेक एंड टेल। हेड में कौन कौन से पार्ट्स रहते हैं, उनकी फंक्शन क्या है। दूसरा पॉइंट आप टेल के लिखोगे, तीसरा पार्ट आप लिखोगे दूसरा पार्ट लिखोगे नेक का, तीसरा पार्ट टेल का लिखोगे। जो भी आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर इसके अंदर देखेंगे, वो पार्ट्स आपको यहाँ पे सिर्फ मेंशन करने हैं। बन गया आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन। क्लियर? बस इतना ही करना है आपको, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेक्शन डी। सेक्शन डी जो है ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन जो है ये थोड़ा लंबा होगा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें आपको कितने पेजेस लिखने हैं? कम से कम आपको 2 पेजेस लिखने हैं, 2 पेजेस। फॉर एग्जाम्पल ये पेज है, ठीक है, इसके 2 साइड्स होते हैं, 1 साइड 2 साइड, ठीक है। अगर डायग्राम भी होगी तो 2 या 2.5 पेजेस पे इस अगर लिखोगे तो एनफ है। लेकिन 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो है ये 1 पेज पे भी हो सकता है, अगर इसमें डायग्राम है तो 1.5 पेज पे भी आ सकता है। बाकी 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहा, 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहा, ये तो 2-3 लाइन में लिखने हैं, 2-4 लाइन में लिखने हैं 2 मार्क्स का क्वेश्चन, इस तरह से। हाँ, अगर किसी क्वेश्चन में डायग्राम है तो उसको डायग्राम भी साथ में बनाओ, तो तब जाके वो 1 आधे पेज पे आ सकता है, ठीक है। इसके बाद आपको पूछा जाएगा फॉर एग्जाम्पल 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन। ये 4 मार्क्स क्वेश्चन पूछा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, इसमें लिखा है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, इसके साथ में एक और क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिए हैं, आपको 3 सिलेक्ट करने हैं। 5 में से एक और क्वेश्चन होगा, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये 2 क्वेश्चन आपको दोनों आते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन केस जब आपको दोनों क्वेश्चंस आते हैं, उनका आपको एग्जाम में आता है आंसर, इसका भी आता है अच्छी से आंसर, इसका भी आता है। लेकिन अब आपको सिलेक्ट, अब आप कंफ्यूज हो गए कि कौन सा मैं सिलेक्ट करूं। मैं क्वेश्चन नंबर 27 सेलेक्ट करूं या 28 सेलेक्ट करूं। दोनों आते हैं मुझे, 29, 30, 31। 5 में से मुझे 5 आते हैं, लेकिन मैं कौन से 3 सेलेक्ट करूं। फॉर एग्जाम्पल पहले आपके ये 2 क्वेश्चन है, तो एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। अच्छे से आपको ये भी आता है स्पर्मेटोजेनेसिस, और ये भी आपको आता है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप वो क्वेश्चन सेलेक्ट करोगे जो क्वेश्चन पार्ट्स में दिया है। देखो यहाँ पे देखो, क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, एक पार्ट बना आपका क्वेश्चन का, ये वाला, ये पार्ट एक पार्ट बना आपके क्वेश्चन का। दूसरा विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, ये आपके क्वेश्चन का सेकंड पार्ट बना। देखो अगर 4 मार्क्स हैं तो 4 मार्क्स में डेफिनेटली 1 मार्क्स होगा आपके डायग्राम का, लग के इसमें डायग्राम, इसमें कोई मार्क्स नहीं कटेगा आपको अगर आपने डायग्राम बनाई है। बाकी जो एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, आपको मालूम है स्पर्मेटोजेनेसिस की कितने पॉइंट्स है,
तीन तीन फेजेस है, ठीक है। कौन कौन सा फेज है? मैच्योरेशन फेज, हाँ, ग्रोथ फेज, एंड देन थर्ड फेज मैंने क्या बताया था आपको, पहले क्या है, सॉरी, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैच्योरेशन फेज, तीन फेजेस है। अगर आप तीन फेजेस का सिर्फ एक एक दो दो पॉइंट लिखोगे कि मैच्योरेशन फेज में क्या होता है, ग्रोथ फेज में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होता है, माइटोसिस किस में होती है, मियासिस किस में होती है, सेकंड माइटोसिस किस में होता है, सेकंड मियासिस किस में होती है, वो सब आप बताएंगे। यहाँ पे पुलिस आपको डायग्राम बताएंगे। तो एक पॉइंट का एक मार्क्स, दूसरे पॉइंट का दूसरा मार्क्स, तीसरे पॉइंट का तीसरा मार्क्स और डायग्राम का एक मार्क्स, यानी कि आपने क्वेश्चन जो है वो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया, आपको मार्क्स यहाँ पे बराबर मिलने के चांसेस हैं। अगर इसके बदले आप ये क्वेश्चन सेलेक्ट करोगे, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो देखो यहाँ पे भी आपको डायग्राम मतलब बनानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको डिफरेंट स्टेज लिखने हैं फर्टिलाइजेशन की। पहले आपको लिखना पड़ेगा द एंट्री ऑफ स्पर्म, स्पर्म जब एंटर करता है किसके अंदर, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर, फिर वहाँ पे आपको मूवमेंट ऑफ स्पर्म बताना होगा, जब स्पर्म मूव करता है ड्यूरिंग मूवमेंट इसकी कैपेसिटेशन होती है, वहाँ पे आपको कैपेसिटेशन बतानी है। फिर आपको साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन बतानी है, कहाँ पे साइट होती है वहाँ पे, फिर वहाँ पे फर्टिलाइजेशन कैसे होती है, कौन कौन से इवेंट्स आते हैं फर्टिलाइजेशन में ड्यूरिंग, तो वो सब आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन जो है, अगर ऐसा क्वेश्चन आप सेलेक्ट करोगे, ये आपको ज़्यादा टाइम देगा वहाँ पे, ये आपको 5 मिनट से ज़्यादा टाइम लेगा, 6 मिनट से ज़्यादा टाइम लेगा, तकरीबन इस क्वेश्चन को लिखने में आपको 10-15 मिनट जाएंगे। लेकिन अगर आप ये क्वेश्चन करोगे तो आपको 10 से 12 मिनट तक जाएंगे, और प्लस आपको पॉइंट्स में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और जितना क्वेश्चन यहाँ पे पॉइंट्स में आपको आएगा, बाइफर्केशन में आएगा, छोटे छोटे पैराग्राफ्स में क्वेश्चन आएगा, तो उतने आपके मार्क्स बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। ओके, समझ आ गया बेटा आपको? इस तरह से आप वहाँ पे क्वेश्चन पैटर्न सेलेक्ट कर सकते हो। और डायग्राम्स के बारे में बात कर रहा था मैं। डायग्राम्स 1, 2 या 3 क्वेश्चन आपको वहाँ पे ऐसे मिलेंगे आपको कि वहाँ से ही वो क्वेश्चन पूछेगा कि राइट डाउन द डायग्राम, ठीक है। 2 मार्क्स या 3 मार्क्स या 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछिएगा वहाँ से वो। ड्रा a labeled diagram of, for example, कोई भी secondary oocyte, draw the diagram of secondary oocyte, secondary oocyte का डायग्राम ड्रा करो, या सिंपली draw a labeled diagram of ovary, या लेबल डायग्राम की जगह वो यूज करेगा स्केच ऑफ ओवरी या oocyte। देखो यहाँ पे अगर ऐसा मतलब ये क्वेश्चन है, ये आपको 3 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है, ये आपको 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकता है, क्लियर। या अगर उसने 4 मार्क्स का क्वेश्चन दिया है तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये अगर ओवरी है, इसके पार्ट्स का नाम क्या है, और वो पार्ट का फंक्शन क्या है, वो पार्ट का रोल क्या है, वो पार्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, ये थोड़ा सा आपको 2-4 पॉइंट्स में ऐड करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपके 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा या 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, उससे सिर्फ क्वेश्चन पूछा है ड्रॉ अ स्केच या ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ सेकेंडरी oocyte, तो सिर्फ आपको ड्रॉ करना है। यहाँ पे सेकेंडरी oocyte आपने ड्रॉ किया, आपको मालूम है सेकेंडरी oocyte जब हम देखते हैं तो इसके ये जो बाहर वाला मेम्ब्रेन है इसको हम बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। देखो कोरोना रेडिएटा, ये तो आपको मालूम है कोरोना रेडिएटा है, ठीक है। कोरोना रेडिएटा के अंदर एक और लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं बाहर से कोरोना रेडिएटा, फिर उसके अंदर जूना पेलेसुडा ZP, क्लियर। इसके अंदर रहता है इसका वाइटलिन मेम्ब्रेन, वाइटलिन मेम्ब्रेन के अंदर रहता है अपना साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर रहता है अपना न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर रहता है अपना न्यूक्लियोलस। तो सिर्फ अगर आपने सिर्फ इतना किया लेकिन नाम नहीं लिखा आपने, बीच में आपने लिखा है दिस द फिगर विच शोज द स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी oocyte, तो एग्जामिनर ऐसे को 0 मार्क्स देगा, क्रॉस, कोई मार्क्स नहीं मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि सिर्फ आपको डायग्राम ही नहीं बनानी है, आपको डायग्राम्स के पार्ट्स लेबल करने हैं, आपको बोलना है कि कौन सा पार्ट किसका है। हाँ, अगर आप ऐसे लिखोगे दिस इज द आउटर कोरोना रेडिएटा, इसके अंदर वाली लेयर जो है इसको हम बोलते हैं जूना पेलेसुडा, इसके अंदर वाली जो लेयर है इसको हम बोलते हैं वाइटलिन मेम्ब्रेन, दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द एग। इसके अंदर जो रहता है लिक्विड पार्ट उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ओके। इसके अंदर जो रहता है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर रहता है न्यूक्लियोलस।
तो ऐसे जब आप लिखोगे, डायग्राम बनाओगे प्लस उसके लेवल पार्ट्स करोगे, तो यहाँ पे चांसेस हैं आपको बराबर, अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपके एग्जामिनर को यहाँ पे काटने क्वेश्चन मार्क्स काटने का कोई चांस ही नहीं मिल रहा है। आपने जितना आप क्वेश्चन पूछा गया है उतना आपने यहाँ पे बताया है, तो इसमें बराबर आपको मार्क्स मिलने के चांसेस हैं। इसलिए ध्यान रखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है तो हमें क्या करना है, जितना क्वेश्चन में पूछा जाएगा उतना ही आप लिखो। तो फॉर एग्जाम्पल अगर यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा 1 नंबर का, अभी जो मैंने इससे पहले बोला था डिफाइन द टर्म गैमेटोजेनेसिस, वहाँ पे सिर्फ आपको गैमेटोजेनेसिस, क्योंकि मार्क्स वैल्यू कितनी है, एक मार्क्स का क्वेश्चन आया है, वहाँ पे सिर्फ आपको डिफाइन करना है गैमेटोजेनेसिस। वहाँ पे आपको स्ट्रक्चर नहीं बनाना है, वहाँ पे आपको सुपरमेटोजेनेसिस नहीं लिखना है, वहाँ पे आपको गैमेटोजेनेसिस नहीं लिखना है, वहाँ पे आपको उसके मैकेनिज्म नहीं लिखना है। अगर आपने ऐसे किया 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपने एक्स्ट्रा लिखा तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो इसीलिए क्वेश्चन इतना ही पूछो, इतना ही आंसर करो जितना आपका क्वेश्चन में दिया गया है। तो यही डिफरेंस रहता है एक हाई रैंकर का जिसने 80-90% लाए हैं 12th क्लास में, और उस बच्चे से ये डिफरेंशिएट करता है इसको जिसने साल भर पढ़ाई की और वो 50 या 60% में पास हुआ है। सब मेहनत तो सब ने एक ही किया है, मेहनत तो सब ने इक्वल किया है, एक ही कोचिंग क्लासेस में वो पढ़ाई करते थे, एक ही रूम शेयर किया उन्होंने, एक ही साथ वो पढ़ाई करते थे। लेकिन जब एग्जाम होता है, एग्जाम में जो हाई रैंक वाला बंदा होता है वो प्रॉपरली रूल्स फॉलो करता है, उसको मालूम रहता है कि सेक्शन ए सिर्फ 1 नंबर का है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा गया तो मुझे वेरी शॉर्ट आंसर लिखना है, लेकिन लिखना है, छोड़ना नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस होती है यहाँ पे, और एक्स्ट्रा टाइम बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करना है क्वेश्चन पे। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा आपको, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको सबसे पहले पेपर जो है वो आपको 100% अटेम्प्ट करना है। 100% अटेम्प्ट करना पेपर मीन्स 100% अटेम्प्ट पेपर करना है, आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। अगर इसमें आपको पूछा जाता है 5 में से 3 करो, बराबर आपको 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, आंसर लिखना है। अगर आपको पूछे जाएंगे यहाँ पे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस जो है वो आपको 8 अटेम्प्ट करने हैं, शॉर्ट आंसर वो आपको बराबर 8 नंबर अटेम्प्ट करने हैं। तो अगर आप सिर्फ पहले 4 मार्क्स क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे लिखना, तो आपने पहला 1.5 घंटा जो है वो आपने इन 3 क्वेश्चन पे दिया। कितना? जो 4 मार्क्स के 3 क्वेश्चन होते हैं आपने इस पे 1.5 आवर दिया, यानी कि 120 मिनट्स। फिर आपका क्या बचा? आपके सिर्फ 60 मिनट बचे इतने सारे क्वेश्चन करने के लिए, तो आपका प्रेशर बढ़ जाएगा। इसलिए लिमिटेड लिखो। लिमिटेड इसलिए लिखना है ताकि आपका टाइम बचना चाहिए। आप हर अपना जो टाइम है वो हर एक क्वेश्चन में कंज्यूम करेंगे। आप जब आप हर एक क्वेश्चन को टाइम कंज्यूम करोगे तो आप हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन छोड़ो मत एग्जाम में। अगर आपने क्वेश्चन छोड़ा तो उसको 0 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन उसके अपोजिट में अगर आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, भले ही 5, 6, 7, 8 लाइनें लिखे या कोई एक डायग्राम ही बनाई, आपको लगा सिर्फ 2 मिनट है, 2 मिनट में मुझे 4 नंबर का क्वेश्चन करना है, अभी ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो सकता मुझसे, जो इससे पहले आप क्वेश्चन करते हो, अगर आपने उसके 10-15 लाइन लिखे उसको वहाँ पे छोड़ दो और सेकंड क्वेश्चन पे आके उसको अटेम्प्ट कर लो। और उसकी अगर आपको सिर्फ डायग्राम ही आती है, जल्दी से डायग्राम बनाओ, उसके पार्ट्स लेबल करो, पॉइंट्स 2-3 लिखो जल्दी में, फिर भी अगर 4 मार्क्स नहीं मिलेंगे फिर भी आपको ये 2 मार्क्स आपको वहाँ पे प्रोवाइड करेगा एग्जामिनर, ठीक है। बनस्बते आप क्वेश्चन छोड़ोगे उससे अच्छा है कि क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा ही अटेम्प्ट करो, लेकिन सब क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। अगर आप क्वेश्चन छोड़ेंगे तो 0 मार्क्स मिलेगा। अगर आप हाफ ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, 50% क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, 70% क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, तो आपको फिर भी हाफ मार्क्स मिलेंगे। इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पे लास्ट पे, पॉइंट छोड़ो मत, क्वेश्चन छोड़ो मत, हर एक क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करके रखो एग्जाम में, तो आपको आपके मार्क्स जो है वो बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। होप यू विल अंडरस्टैंड, आप इसको फॉलो करोगे इस प्रोसीजर को। अगर इसके अलावा भी कोई डाउट है कोई किसी क्वेश्चन में, या कोई जो पैटर्न है वो कैसे फॉलो करना है, ऐसे प्रॉब्लम आती है आपको एग्जामिनेशन में, तो मुझे पूछो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है बेटा। ओके, बाय।